क्या कर लीजिएगा, मैं सीधी साधी वनवासी हूँ, अपनी बहन के साथ पहाड़ों पे रहती हूँ। अंबिका ने पृथ्वी की आंखों में देखते हुए कहा। बस मेरी जिज्ञासा समझ लो, लेकिन अगर तुम्हें आपत्ति हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। पृथ्वी ने सफाई दी। अंबिका धीरे धीरे पृथ्वी की ओर कदम बढ़ाते हुए आने लगी। उसकी कमर, गर्दन और उसकी छातियों के गोल उभारों में लयबद्ध तरीकों से हो रही हलचल बहुत ही मोहनी लग रही थी। वो पृथ्वी के समीप आई और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। ये पहली बार हुआ था जब अंबिका ने पृथ्वी को किस किया हो। उसकी छातियां पृथ्वी के सीने से टकरा रही थी और पृथ्वी एक बार फिर अपने को उत्तेजित महसूस करने लगा। इससे पहले कि एक बार फिर प्रेम का खेल खेला जाता, उन्हें भोला की आवाज सुनाई दी। पृथ्वी भैया, ओ बड़े भैया। पृथ्वी ने मुड़कर आवाज की दिशा में देखा। तब तक अंबिका धीरे से पानी में सरक गई और तेजी से आगे बढ़ने लगी। अंबिका का इस तरह निकल जाना अब पृथ्वी के लिए कोई नई बात नहीं रह गई थी। वो आगे बढ़ के अपने कपड़े पहनने लगा। कपड़े पहनकर वो ऊपर जाने ही लगा कि उसे भोला दिखाई दिया। यहाँ हो आप? अरे कुछ समय का होश भी है, घंटा भर हो गया आपको इधर आए हुए। आपके चक्कर में हम भी सुबह से भूखे बैठे हैं भैया। पृथ्वी को भी अब अपनी गलती का एहसास हुआ। लंच टाइम कब का निकल चुका था और भोला जब तक वो ना खाए भोजन नहीं करता था। ये पतिव्रता बहू वाली आदत छोड़ क्यों नहीं देते भोलाराम? कितनी दफा कहा है, भूख लगे तो खा लिया करो, मेरा इंतजार न किया करो। अब बचपन की आदत कहाँ बदलने जाएं बड़े भैया, आप ही कुछ सुधार कर लें अपने में, भोला ने बोला। और फिर पृथ्वी भोला को साथ लेकर अपने कैबिन की ओर निकल पड़ा। कैंप में मिशनरीज के सदस्य जुटे हुए थे। कर्ट की इज्जत कैंप में काफी बढ़ चुकी थी। वो कैंप के मजदूरों को संबोधित कर रहा था। तुम लोगों को अगर अपना जीवन बेहतर बनाना है तो इस तरह की कपोल कल्पना और उसकी मान्यताओं से बाहर आना होगा। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण बस एक घटना है, उसका कोई देव असुर से संबंध नहीं है। तुम सब एक असली प्रभु की शरण में आओ और इन सब बेड़ियों से मुक्त हो जाओ। भोला और पृथ्वी उसकी बातें थोड़ी दूर पे मोटरसाइकिल रोक के सुन रहे थे। ये ससुरे और दिमाग खराब करते रहते हैं, अब सब हमारे त्योहारों के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, भोला ने रोष प्रकट करते हुए कहा। बाकी वो गलत भी नहीं कह रहे हैं भोलाराम। अरे भैया, ग्रहण की जो कहानियां हैं वो गलत हो सकती हैं, काल्पनिक हो सकती हैं, लेकिन उसके असर के बारे में हमारे पूर्वजों ने जो मान्यताएं स्थापित की हैं वो गलत नहीं हैं। चलो छोड़ो इन सबको, अभी तो मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। और इतना कहकर पृथ्वी ने मोटरसाइकिल को आगे बढ़ा दिया। कर्ट व उसके अनुयायी वैसे ही अपने मत का प्रचार प्रसार कर रहे थे और दूर खड़ा अभय उन्हें देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। ग्रहण के दिन हुए तंत्र अनुभव को पृथ्वी चाहकर भी अपने जहन से निकाल नहीं पा रहा था। हालांकि उसके बाद अंबिका से हुई मुलाकात ने उसे काफी राहत दी थी। वो एक बार फिर उन्हीं गुफाओं की तरफ जा चुका था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वहां अब ऐसा माहौल था जैसे सदियों से कोई आया ना हो। गुफा पूरी तरह से पेड़ पौधों से ढकी थी, वह काई से भरी थी। वो निराश ही वापस लौट आया। राजा उग्र नारायण सिंह किसी काम से राजधानी गए हुए थे और उस जीव के कैंप पर हुए हमले के बाद से लकड़ी की कटाई का काम भी ठप पड़ा हुआ था। अंबिका से पृथ्वी का लगाव इस कदर बढ़ चुका था कि जिस दिन उससे मुलाकात न हो उसका मन बेचैन ही रहता था। अंबिका से मिले आज 2 दिन हो चुके थे। पृथ्वी एक बार फिर झील की दूसरी तरफ के बाजार निकल पड़ा। उसके जहन में अंबिका की बहन अरण्य से हुई मुलाकात अभी ताजी ही थी। पृथ्वी अपनी याददाश्त के सहारे उसी जगह पहुंच गया था जहां पर जीव ने हमला किया था और अरण्य ने उसकी रक्षा की थी। क्या हुआ कुंवर साहब, क्या अभी तक आपकी लड़की मिली नहीं? पृथ्वी ने पलटकर देखा तो ये वही आदमी था जो इससे पहले उसे इस बाजार में मिल चुका था।
और अंबिका जैसी लड़की से मिलवाने की बात कर रहा था। पृथ्वी ने उसे कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। एक बार हमारी लड़की से मिलकर देख लो कुंवर साहब। वो व्यक्ति पीछे ही पड़ गया था। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पृथ्वी ने पिंड छुड़ाने के भाव से कहा। अच्छा चलो उसकी फोटो ही देख लो साहब, क्या पता इंटरेस्ट जाग जाए, अपने पीले दांतों को दिखाते हुए आदमी ने कहा और फोटो निकाल लिया। पृथ्वी ने घूर कर उसे देखा और वो आदमी सकपका गया। पृथ्वी आगे बढ़ गया और आदमी वहीं खड़ा बड़बड़ाता रहा। हाँ, राजसी लोग, वैश्याएं भी राजसी चाहिए। पृथ्वी का सामना इससे पहले जंगल में भयानक जीप से हो चुका था। वो इस बार गहरे जंगल में बिना कुछ सोचे समझे घुसने से कतरा रहा था। उसने मोटरसाइकिल उठाई और जंगल में बने उन कच्चे रास्तों पर चलने लगा जिनका इस्तेमाल जंगल के वनवासी कभी कभी जंगल के बाहर बाजारों में व्यापार करने के लिए करते थे। वो धीरे धीरे रास्ते पर और आगे बढ़ रहा था कि उसे जंगल के अंदर एक मैदान में कुटिया सी बनी दिखाई थी। जिज्ञासावश उसने मोटरसाइकिल उसी ओर मोड़ ली। ये एक बड़ा अधकच्चा मकान था जिसकी छत खपरेल की बनी हुई थी। कुछ सोचकर वो थोड़ी देर मोटरसाइकिल पर ही बैठा रहा, फिर मोटरसाइकिल को एक तरफ लगाकर उस मकान के दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से आवाज आई। क्या हुआ बाबूजी? क्या अभी तक मेरी बहन अंबिका नहीं मिली? पृथ्वी ने मुड़कर देखा तो वो अंबिका की बहन अरण्य थी। पिछली बार की बजाय इस बार उसका पहनावा कुछ अलग था। उसने अपने घुंघराले बालों को बंडाना से ढका हुआ था, गर्म टी शर्ट पहन रखा था और नीचे की तरफ देसी घाघरा ही था। पैरों में सैंडल थी। हालांकि उसने अंबिका को हमेशा नंगे पैर ही देखा था। तुम यहाँ रहती हो? पृथ्वी ने सवाल किया। कभी कभी दिन काटने यहाँ आ जाती हूँ। रहती तो मैं आपकी अंबिका के साथ ही हूँ। इठलाते हुए उसने कहा। वैसे अंबिका भी आजकल आपके ख्यालों में ही खोई रहती है। कुछ तो जादू आपने उसके ऊपर कर रखा है। पृथ्वी के पास आते हुए अरण्य ने कहा। क्या उसने मेरे बारे में और कुछ बताया? हाँ, उसने ये बताया कि आप उससे विवाह करना चाहते हैं। हालांकि विवाह से पहले ही कई बार सुहाग रात मना चुके हैं। खिलखिलाते हुए अरण्य ने पृथ्वी के सवाल का जवाब दिया। वैसे कुछ तो बात है आप में। दूसरी बार मिल रही हूँ और मेरा भी मन आपके साथ कुछ वैसा ही करने का कर रहा है। पृथ्वी के चारों तरफ घूमते उसके कंधों को छूते हुए उसने कहा। पृथ्वी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बस उसने उसका हाथ अपने ऊपर से हटा दिया और बोला, देखो, मुझे सिर्फ अंबिका से मिलना है। तुम अपने जज्बातों को काबू में रखो। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, एक तरफ से अंबिका आती हुई दिखी। अरण्य, तुम फिर इस तरफ आई? और ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? अंबिका उसकी तरफ गुस्से से देखती हुई बोली। अपने प्रियतम को संभालो मेरी प्यारी बहन, मेरी चिंता ना करो। देखो, कहीं तुम्हारी याद में किसी का शिकार ना हो जाए। हंसते हुए अरण्य बड़ी तेजी से एक तरफ निकल गई। अंबिका, जिसके मुख पर गुस्से की लाली छाई हुई थी, वो पृथ्वी को देखते हुए एकदम से नॉर्मल हो गई। आप इस तरफ क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, आजकल कुछ काम धाम है नहीं तो यूं ही घूमता रहता हूँ। जंगल में यूं घूमना बड़े खतरे का काम है। आजकल तुम मुझे नंगे बहादुर बहुत कम कहती हो। क्या इस नंगे की बहादुरी का शिकार हो गई हो? शरारती अंदाज में हंसते हुए पृथ्वी ने अंबिका से कहा। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे मेरे नाम पृथ्वी से बुला सकती हो। अंबिका ने कुछ नहीं कहा। वो बस पृथ्वी को मुस्कुराते हुए निहार रही थी। उसकी आंखों में उसके लिए अपार प्रेम झलक रहा था। तुम मेरे घर चलना चाहते थे ना? चलो, आज मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। आंखों में दुनिया भर का प्यार और होठों पर मोहनी मुस्कान लिए अंबिका ने पृथ्वी से कहा। पृथ्वी को तो एक बार अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्या वाकई तुम मुझे अपने घर ले जाना चाहती हो? ऐसे जंगल, पहाड़ों, पत्थर, पानी में प्यार करने से अच्छा है एक बार
घर पर भी प्यार कर लिया जाए। शरारती अंदाज में हंसते हुए अंबिका बोली और पृथ्वी की मोटरसाइकिल के पास आकर खड़ी हो गई। पृथ्वी ने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और अंबिका को पीछे बिठाते हुए मोटरसाइकिल कच्चे रास्तों पर डाल दी। अंबिका पीछे बैठी उसका मार्गदर्शन कर रही थी। क्या तुम वाकई गहरे जंगल में रहती हो? पृथ्वी ने पीछे बैठी अंबिका से सवाल किया। जंगल में नहीं, जंगलों के दूसरी तरफ पहाड़ पर बने पुराने मंदिर के पास रहती हूँ। कई शताब्दियों से हमारे वंशज वहीं रहते आए हैं। इन जंगलों में कोई मंदिर भी है? मुझे तो पता ही नहीं था। न सिर्फ मंदिर बल्कि शक्ति के कई केंद्र भी हैं जिनकी रक्षा शताब्दियों से हमारे वंशज कर रहे हैं। अंबिका ने उसकी जिज्ञासाओं को और बढ़ाते हुए कहा। अब तक पृथ्वी जंगल के दूसरी तरफ से सटे पहाड़ों के पास आ चुका था। एक बड़ी सी पहाड़ी नदी उसके सामने थी। अंबिका पृथ्वी को नदी के सबसे छिछले तरफ ले गई, जहां से कदाचित वनवासी भी अपने वाहन लेकर निकलते रहे होंगे। पृथ्वी और अंबिका दोनों मोटरसाइकिल से उतर गए थे और पृथ्वी पैदल ही नदी को पार करने लगा कि वातावरण में एक तेज गर्जना सुनाई दी। ऐसी गर्जना इससे पहले कैंप में उसे सुनाई दी थी। छोटे मोटे जानवर इधर उधर भागने लगे, पेड़ों पर बैठे पंछी तेजी से उड़ने लगे और अंबिका भी चौकन्नी नजर आने लगी। मुझे जाना होगा पृथ्वी, तुम इस नदी के पास के पेड़ों को देख रहे हो ना? पृथ्वी उन पेड़ों की तरफ ध्यान से देखने लगा। उन पेड़ों पे बेल के पत्तों, धतूरों, नदी के कुछ रंगीन पत्थरों व सीपों से कोई टोटम से बने टंगे हुए थे। पेड़ों के तनों पे भी स्वास्तिक व दूसरे धार्मिक निशान कुरेदे हुए थे। साथ ही उनके तनों पर रंगीन पट्टियां सी खिंची हुई थी। पेड़ ऐसे क्रम से लगे हुए थे जैसे हाईवे से रिफ्लेक्टर और साइन बोर्ड लगे होते हैं। तुम नदी के साथ इन निशानों के पीछे पीछे जाते रहना। एक कबीले तक पहुंच जाओगे जो तुम्हें सकुशल कैंप तक पहुंचा देंगे। इतना बोल के वो तेजी से एक तरफ जाने लगी। थोड़ी दूर जाकर वो रुकी और मुड़कर बोली, मैं तुम्हें अपने घर जरूर लेकर जाऊंगी, ये मेरा वादा है। और एक मुस्कान देते हुए तेजी से पेड़ों के झुरमुट में गुम हो गई। पृथ्वी कुछ देर वहां खड़ा रहा और फिर उसके बताए निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान विराजमान थी। कुछ देर चलने के बाद पृथ्वी को नदी के साथ एक वनवासी कबीला दिखाई देने लगा। नदी के मैदानी इलाकों में होने के कारण कबीला एकदम से भरे जंगलों के बीच नहीं था और ये कबीला भी कोई अफ्रीका के कबीलों जैसा नहीं था। कुछ मकान पक्के बने हुए थे, लेकिन पूरे कबीले के चारों तरफ लकड़ी, बांस व कांटों की चार दीवारी बनी हुई थी। ये बाउंड्री भी उन पेड़ों की तरह टोटम, चिन्हों व रंगीन पट्टियों से रंगी हुई थी। शाम का धुंधलका फैलने लगा था। पृथ्वी कबीले के थोड़े पास आया तो उसे महसूस किया कि कबीले में हलचल मची हुई है। वो जब थोड़ा और पास आया तो उसने देखा कि एक विशाल जंगली कुत्ते से लगने वाले जीव ने कबीले के एक एंट्री गेट पर हमला किया हुआ है। कबीले के रक्षक भालों और तीरों से उसका सामना कर रहे थे। कुछ रक्षक जमीन पर घायल पड़े थे। पृथ्वी तेजी से गेट की तरफ बढ़ा। मोटरसाइकिल की तेज रोशनी उस जीव की आंखों में पड़ी और उसका ध्यान पृथ्वी की ओर गया। अब तक पृथ्वी तेजी से मोटरसाइकिल से उतर चुका था और उसके हाथों में पिस्तौल और हाई पावर टॉर्च दिखाई देने लगी। टॉर्च की तेज रोशनी पृथ्वी ने उस जीव की आंखों पर मारी और लगातार फायर करता चला गया। उस जीव के शरीर में उसकी गोलियां पैवस्त होती गईं और वो दर्द से चिंघाड़ता रहा। पृथ्वी ने पक्का निशाना लेते हुए एक गोली और चलाई जो सीधा उसके सर में जाकर लगी और वो जीव गुर्राते हुए एक तरफ गिर पड़ा। पृथ्वी धीरे धीरे सावधानी से उसकी ओर बढ़ने लगा। साथ ही कबीले के रक्षक भी अपने भालों को आगे किए हुए उसकी ओर बढ़ने लगे। तभी उस जीव ने अपने हाथों से चारों दिशाओं में एक हमला किया, जिससे बचते बचते पृथ्वी व कई रक्षक पीछे की ओर गिर गए। वो जीव लड़खड़ाते हुए उठा और एक बड़ी छलांग लगाकर घने जंगलों में गायब हो गया। अब तक पृथ्वी खड़ा हो चुका था और अपने कपड़ों को झाड़ रहा था। कबीले के रक्षक उसकी ओर आश्चर्य से देख रहे थे और अपने तीर और भाले उसी की तरफ कर रखे थे। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं रास्ता भटक गया हूँ और
यहाँ पर आपकी मदद मांगने आया हूँ। पिस्तौल को वापस जेब में रखते हुए पृथ्वी ने कहा। कबीले के अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला और उसने कुछ देर पृथ्वी का ऊपर से लेकर नीचे तक निरीक्षण किया और फिर अपने पीछे आने का इशारा किया। पृथ्वी उसके पीछे पीछे भीतर कबीले में चला गया। उसके जाते ही कबीले वासियों ने गेट बंद कर दिया। कबीले के बीचों बीच आग जल रही थी, जिसके एक तरफ पृथ्वी बैठा हुआ था तो दूसरी तरफ वो बूढ़ा व्यक्ति जो उस कबीले का सरदार था। कबीले के नाम से पृथ्वी के मन में अमेरिकी रेड इंडियन या अफ्रीकी जनजातियों की छवि थी, जो यहाँ आकर पूरी तरह गलत सिद्ध हुई। यहाँ ज्यादातर घर अच्छे प्रकार से बने थे। कुछ घर पक्के ईंट से निर्मित थे। हाँ, उनकी छत जरूर लकड़ियों की थी,